क्लास 12 शारीरिक शिक्षा। इसमें हम पढ़ रहे हैं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जिसमें विभिन्न विकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ADHD पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे SPD। लेकिन इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। SPD अर्थात संवेदी प्रसंस्करण विकार। संवेदी प्रसंस्करण विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है, जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। इंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं मस्तिष्क को भेजी जाती हैं, तो उसमें परेशानी आती है। आमतौर पर सभी गतिविधियों को करने का संकेत इंद्रियों से मिलता है। उदाहरण के लिए एक किताब को पढ़ना या साइकिल चलाना, इन दोनों कार्यों को करने के लिए संकेत इंद्रियों से दिमाग को दिया जाता है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में रुकावट के कारण दिमाग के कुछ हिस्सों में भेजी गई जानकारी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सिस्टम में रुकावट के कारण इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर पाती, अर्थात इंद्रियां सूचना ठीक प्रकार से मस्तिष्क तो नहीं पहुंचा पाती। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सूचनाओं को प्रसारित करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस विकार का प्रभाव हमारे किसी एक इंद्रिय पर या सभी इंद्रियों पर पड़ सकता है, जैसे छूने पर, देखने पर, स्वाद और चलने फिरने पर। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति खिड़की से बाहर गिरे एक पत्ते की आवाज़ से भी डरकर टेबल के नीचे छुप जाता है। SPD बहुत से मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के प्रति कोई व्यवहार नहीं दिखाता। इस विकार से मस्तिष्क को सूचना भेजने में दिक्कत होती है, ठीक ढंग से मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति जरा सी आहट होने पर भी डर के छिप जाता है। संवेदी प्रसंस्करण के कारण। संवेदी प्रसंस्करण के बहुत से कारणों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। पहला है आनुवांशिक कारण। रिसर्च से पता चला है कि जिन बच्चों को जन्म से ASD होता है उन्हें SPD होने की अधिक संभावना होती है। अर्थात जिन बच्चों को पहले से ही ASD होता है तो ऐसे बच्चों को SPD होने का भी खतरा बना रहता है। दूसरा कारण है जन्म से कम वजन, जन्म के समय कम वजन। जिन बच्चों का वजन जन्म के समय कम होता है उनमें भी SPD होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है पर्यावरणीय कारक। अधिकतर बच्चों में बचपन में पालन पोषण पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता और बड़े होने पर उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाता है, उनमें भी SPD होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। ASD एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते तथा लोगों के बीच उठने बैठने में हिचक महसूस करते हैं। वे ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे ASD से ग्रसित हैं। उनका व्यवहार बहुत अलग है। वह एक कार्य को बार बार करते हैं, जैसे किसी एक वस्तु को बार बार छूना आदि।
ऐसे बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें एक ही कार्य को बार बार करना या एक ही शब्द को बार बार दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वह स्वाद, रंग और आवाज़ के प्रति ही बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ASD के कारण अध्ययन से पता चला है कि इस विकार का कोई एक कारण नहीं होता। इस विकार के अध्ययन से जो परिणाम सामने आए हैं उसके आधार पर उनके प्रभाव आनुवांशिक व पर्यावरणीय दोनों पर अलग अलग से दिखते हैं। आनुवांशिक कारण, ASD विकार सबसे ज़्यादा आनुवांशिक समस्याओं के कारण होता है। इसके दो भाग हैं। पहला, जब भ्रूण गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो जिन्स में हुई गड़बड़ी के कारण भी ASD हो सकता है। दूसरा, जिन माता पिता को ASD होता है उनके बच्चों में ASD होने का खतरा ज़्यादा होता है। जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम विकार हो उनमें से 10% बच्चों को ASD होने की संभावना रहती है। यानी ऐसे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम विकार है उन्हें ASD होने की खतरा 10% और बच्चों से अधिक होती है। पर्यावरणीय कारक, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ASD पर्यावरणीय के कारण हो सकता है, अर्थात पर्यावरणीय समस्याओं के कारण हो सकता है, जैसे खान पान में बदलाव, ड्रग्स या नशीले पदार्थ का सेवन आदि। लेकिन एक गर्भवती माता लंबे समय तक कीटनाशकीय व वायु प्रदूषण में रहती है तो होने वाले बच्चे में ASD होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी कारकों से ASD नहीं होता, लेकिन आनुवांशिक या जिन्स में हुई गड़बड़ी के कारण ASD होने की खतरा बढ़ जाता है। प्रतिरोधक विद्रोही विकार अर्थात ODD। प्रतिरोधक विद्रोही विकार वे विकार होते हैं जिनमें बच्चे मर्म स्पर्शी, क्रोधी और विवादी व्यवहार के हो जाते हैं। यह एक आम मानसिक विकार है जो अक्सर बच्चों में किशोरावस्था में देखा जाता है, अर्थात यह किशोरावस्था में होने वाला विकार है। इसमें बच्चे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस विकार के कारण बच्चे आक्रामक, बात न मानने वाले व विद्रोही व्यवहार के होते हैं। वे अक्सर क्रोधी व जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें अपनों से बड़ों से बहस करते, आज्ञा न मानते हुए देखा गया है। वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, अर्थात तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। क्रोध इनके स्वभाव में कूट कूट करके भरा रहता है। ऐसे बच्चे किसी का साथ नहीं देने वाले व आक्रामक होते हैं। आक्रामक यानी उग्र स्वभाव के होते हैं। वे अपने माता पिता से हर बात पर झगड़ते हैं, अर्थात बात बात पे माता पिता से झगड़ते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं। खासकर वे थके, भूखे, दबाव या तनाव में रहते हैं। वह अपनों से बड़ों से बहस करते हैं और किसी भी नियम व आदेश को नहीं मानते हैं। वे ज़्यादातर तनाव व दबाव में रहते हैं। वे अक्सर अपनी गलतियों को किसी और पर थोपने का प्रयास करते हैं और बदला लेने की भावना रखते हैं। ऐसे बच्चों को मित्र बनाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। वे गुस्सैल व चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्रतिरोधक विद्रोही विकार के कारण अर्थात ODD के कारण, यद्यपि ODD होने के मूल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह माना जाता है
कि कई प्रकार के कारकों का जोड़, जैसे जैविक तथा आनुवांशिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ओडीडी के विकसित होने में कई प्रकार के कारकों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है, जैसे जैविक या आनुवांशिक कारक। ऐसे बच्चों में ओडीडी होने की संभावना अधिक होती है जिनके अभिभावक या खानदान में किसी को ओडीडी या एडीएचडी हुआ हो। ऐसे बच्चों को ओडीडी होने का खतरा बढ़ जाता है जिनके माता पिता को डिप्रेशन का विकार हो या जहरीले पदार्थ का जो सेवन करते हों और उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो। शारीरिक कारक। शोधों से पता चला है कि कुछ मस्तिष्क रसायनों की अधिकता या सामान्य से भी कम होना ओडीडी होने का कारक है। यह वे मस्तिष्क रसायन हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल में रखते हैं और इनमें से किसी एक रसायन की भी अधिकता या कमी से मनुष्य का मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता। मस्तिष्क को संदेश प्राप्त करने व दिमाग के दूसरे हिस्सों में संदेश पहुंचाने में समस्या आती है और उस समय ओडीडी के लक्षण आ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। ऐसे बच्चों को ओडीडी होने की संभावना अधिक हो जाती है जिनके अभिभावक से अच्छे रिश्ते नहीं होते, अभिभावक उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे बच्चों में सामाजिक गुणों की कमी होती है। सामाजिक कारण। ओडीडी होने का एक प्रमुख कारक कुछ सामाजिक व्यवहार भी हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति हीन होना, परिवार में बेहतर अनुशासन की कमी, घरों परिवारों में हिंसात्मक वातावरण का होना। इस तरह के वातावरण में रहने से व्यक्ति में ओडीडी का खतरा बढ़ जाता है। ओसीडी और ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो किसी को भी किसी भी आयु में हो सकता है और पूरे जीवन चलता रह सकता है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार व आदतें कुछ इस तरह बस जाती हैं कि वह व्यक्ति चाहकर भी किसी एक चीज़ पर न सोच पाता है, न ही स्थितियों पर काबू कर पाता है तथा हमेशा डरा हुआ रहता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ओसीडी एक मानसिक विकार है। इसके कारण व्यक्ति अनचाही चीज़ें बार बार करता है। ऐसे में वह अपने अनचाहे विचारों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को बार बार दोहराता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो हर किसी से बहुत डरता हो, वह किसी वस्तु को छूने से डर जाता है कि कहीं उसके कीटाणु उसके हाथों में तो नहीं लग गए। इस विचार से वह बार बार अपने हाथों को धोता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ओसीडी है, उन्हें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उसका विचार अकारण है, लेकिन अगर किसी कार्य को करने से रोका जाए या इन पर ध्यान न दिया जाए तो वह ऐसे में तनाव एवं चिंता में पड़ जाता है। ओसीडी के कारण। ओसीडी के मूलभूत कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। शोध यह बताता है कि इस विकार का संबंध दिमाग के एक हिस्से से न होकर सभी से होता है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक एक केमिकल होता है जो दिमाग के सभी हिस्सों को सूचना पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इस केमिकल की कमी के कारण ओसीडी होने की संभावना होती है। लेकिन यह ओसीडी का कोई ठोस कारण नहीं है, परंतु प्रतिदिन तनाव व चिंता ओसीडी का लक्षण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव और चिंता से ग्रस्त हो रहा है तो वो ओसीडी उसे हो सकता है।
अतः ओसीडी से बचने के लिए तनाव और चिंता को दूर हटाना पड़ेगा। हाल ही के शोध में यह बात सामने आई है कि ओसीडी आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। साथ ही डिप्रेशन को भी ओसीडी का कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसके विषय में विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। अक्षमता शिष्टाचार। अक्षमता शिष्टाचार विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देशों का समूह है। यह जानने से पहले कि अक्षमता शिष्टाचार क्या है, हमें कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अक्षमता है तो हमें खुद से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, बल्कि एक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति यही चाहता है कि उसके साथ आम लोगों जैसा व्यवहार किया जाए। इसीलिए हमें किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को मदद के लिए तभी कहना चाहिए जब उसे सचमुच मदद की आवश्यकता हो। दिव्यांग व्यक्ति से सीधे ही बात की जानी चाहिए, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। दिव्यांग व्यक्ति के साथ बात करते साइन भाषा की अपेक्षा उस व्यक्ति से सीधे बात करनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बात करते समय इन पुराने शब्दों का प्रयोग करने से बचें, जैसे शारीरिक अपंगता, हैंडीक्रैफ्ट। उदाहरण के लिए अंधा व्यक्ति कहने से बेहतर होगा यदि हम कहें वह व्यक्ति जो दृष्टिहीन है। किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देने के लिए उससे हाथ मिलाना उचित है। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी और यदि कोई अन्य भी साथ में हो तो उसकी पहचान कराएं। यदि कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर हो तो उसे हिलाने, धक्का देने का प्रयास बिल्कुल न करें। इससे किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति जिसे बोलने में कठिनाई आती है, ऐसे व्यक्ति से बातचीत के दौरान सदैव उसे ध्यानपूर्वक व अच्छे से समझने एवं सुनने का प्रयास करें। धैर्यपूर्वक उसकी बातें पूरी होने दें और आम तौर पर ऐसे व्यक्ति से धीरे एवं लघु प्रश्न करें ताकि वो आराम से उत्तर दे सकें। किसी व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति से बात करते समय खुद को उनके सामने रखें ताकि वह आसानी से बात कर पाएँ। किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर करने के लिए जिसकी श्रवण क्षमता कम हो, उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबा सकते हैं या अपना हाथ हिलाकर इशारा कर सकते हैं। हमें सदैव ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करते समय उसी की तरफ देखना चाहिए तथा अपनी बात साफ व सरल रूप से रखनी चाहिए। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से अपना परिचय देते समय अपना नाम अवश्य बताएं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से बातचीत करने के उपरांत जाने से पहले उस व्यक्ति को अवश्य यह बताएं कि आप जा रहे हैं और जाने से पहले उस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, यह अवश्य पूछ लें। किसी व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के कंधे या सिर पर किसी प्रकार का दबाव न बनाएं, जैसे स्वयं का हाथ उनके कंधे पर रखकर झुकना आदि। ऐसे व्यक्तियों से सरल भाषाओं का प्रयोग करते हुए वार्तालाप करें। दृष्टिहीन व्यक्ति को अपना परिचय अवश्य दें। किसी दृष्टिहीन से बात करते समय उस व्यक्ति को अवश्य यह बताएं कि आप जा रहे हैं
और जाने से पहले उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसे अवश्य पूछ लें।